दिसंबर 2017 का जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली में आयोजित, तो पूरा पेपर आप लोग के साथ सॉल्व करवाएंगे। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा कि यूपीएसआई का पेपर कैसा आता है, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन रहते हैं, लेवल कैसा रहता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दें, यूपीएसआई का जो पेपर होता है ये 4 भागों में डिवाइड होता है। सबसे पहला भाग में आप लोग के सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हिंदी के 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद भाग 2 में आप लोग के मूल बुद्धि और संविधान से क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे, उसी हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और तीसरे भाग में आप लोग के संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा यानी कि मैथ्स के 40 क्वेश्चन आते हैं। और चौथा भाग जो अंतिम भाग होता है, इसमें आप लोग के रीजनिंग यानी कि तार्किक परीक्षण के क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल आप लोग के यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होता है आपका, इसमें 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे ये 160 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। पूरा पेपर आपको सॉल्व करवाया जाएगा और जितने भी यहाँ पर यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग के हैं वो सारे मैं आप लोगों को कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपने इस इम्पॉर्टेंट क्लास को, आइए देखते हैं। तो इस एग्ज़ाम पेपर में आओ, सबसे पहला क्वेश्चन, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, तो वाक्य का काल पहचानिए। कौन सा काल है आपका? लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, तो सही जवाब होगा आप लोग का यहाँ से फर्स्ट वाला, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, कम टाइम में सारे क्वेश्चन डिस्कस करना क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। एंड तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि कैसे आ रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, आपको दिया गया द, छोटा आ, का, शा और आ, तो ये मिलकर आप लोग का क्या बन जाएगा? दक्ष बन जाएगा। ठीक है ना, दक्ष दोस्तों ये बिल्कुल लिखा है आपका, तो इसको जब मिलाएंगे तो आपका कौन सा शब्द बनेगा? आपका दक्ष बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं आप लोग का तीसरा क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। भारत की खोज किसकी कृति है? ये एक कृति पूछी गई, रचना पूछी गई, तो साहित्य, हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। जवाहरलाल नेहरू इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। हमारा अध्यापक अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौट आया। सभी लोग बताएंगे रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का प्रयोग करें। अध्यापक की जगह क्या आ सकता है? अध्यापक लोग, अध्यापकों, अध्यापक समूह या फिर अध्यापक वृंद। तो चलिए फिलहाल दोस्तों आपको बताते हैं, सही जवाब आएगा आप लोग का अध्यापक वृंद। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जैसा कि आपको दिया गया यहाँ पर प्रदत्त वाक्य इस प्रकार होगा, हमारा अध्यापक वृंद अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौट आया। तो अगर यहाँ से आपका यहाँ से डी आ रहा है तो बिल्कुल सही बताया, सही जवाब होगा आप लोग का अध्यापक वृंद। चलिए अगला क्वेश्चन ये इस पेपर का है, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो सभी लोग बताएंगे सही जवाब आपका क्या है। तो जैसा कि पुलिस का पेपर देख रहे हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे अवगाहन का मतलब होता है छानबीन करना, छानबीन होता है। ठीक है, जैसा पेपर वैसे ही क्वेश्चन भी है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए, शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द जो है किसका है, जिसका, स्त्री जाति का, तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बता दें, जैसा कि क्वेश्चन 6 है और सही जवाब होगा आप लोग का यहाँ से, शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। सबसे पहली बात आएगी आपका पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, तो उसे लिंग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आप सभी का सी वाला। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नृप माने होता है राजा, राजा एक पुल्लिंग शब्द है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट किस में विश्व विजेता बनाने का कपिल देव को है, क्या है? चलिए सभी लोग बताएंगे, दिमाग लगाइए और बताइए। ऐसा ही पेपर जो लेवल रहेगा एग्ज़ाम का यूपीएसआई का, इस बार ऐसा ही रहने वाला है और मैं फ़िलहाल यूपीएसआई के सारे पेपर कंप्लीट कराने वाला हूँ। मुझे बस सिर्फ आप सभी का रेस्पॉन्स चाहिए। अगर रेस्पॉन्स आपका अच्छा रहता है, अगर आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो फिर निश्चिंत रहिए, जितने भी पेपर हुए हैं यूपीएसआई के अब तक 10, 12, 15, 20, 30 जितने भी पेपर हैं मैं पहले कंप्लीट कराऊंगा और मूल विधि की क्लास मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल दोस्तों सही जवाब होगा 8th क्वेश्चन का आपका थर्ड वाला, श्रृंखला और श्रेय। इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है?
अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? तो 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, आचार्य तुलसी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दिखाता है? मैंने कई बार दोस्तों आप लोग के साथ हिंदी की क्लास में भी डिस्कस किया है, झूठे वादे करना। तो झूठे वादे करने का मतलब होता है सब्ज बाग दिखाना। तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का सी वाला। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यह रास्ता है, सावधानी पूर्वक चलें। यह रास्ता कैसा है? तो आपको बता दें, यह रास्ता दुर्गम है, इसलिए सावधानी पूर्वक चलें। तो एग्जैक्ट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का सेकंड वाला, दुर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह आपके सामने, काक पद का उपयोग कब होता है? चलिए दोस्तों, अब आप लोग बताइए काक पद का उपयोग कब होता है? तो 12th क्वेश्चन का आपका आंसर होगा यहाँ से जी बिल्कुल 4th वाला, छूटे हुए अंश के लिए। राइट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का छूटे हुए अंश के लिए। तो अगर दोस्तों आज आप लोग 160 में से अगर आप लोग के 120 से 130 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, तो पहले तो आप लोग इतना स्कोर बनाइए कि कम से कम जो भी मैं अब से आप लोग के पेपर प्रोवाइड कराऊँ यूपीएसआई के, उसमें आप लोग का स्कोर कम से कम 160 क्वेश्चन में से 140 तक क्वेश्चन आप लोग सही करने की पूरी तैयारी कर लीजिए, अगर आप लोग इस एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है? तो राइट आंसर होगा आप लोग का रूपक। रूपक आपका शब्द अलंकार का भेद नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार पढ़े होंगे, तो रूपक आप लोग का शब्द अलंकार में नहीं आता। अगला प्रश्न, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्रमा के समान। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा 14 का आपका फर्स्ट वाला, रूपक अलंकार। ठीक है, तो आपको बता दें, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, इसमें आपका रूपक अलंकार होगा। जिस जगह उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए उस पर आपका रूपक अलंकार होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? तो शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर पर ताकत होनी चाहिए, शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर के अंदर यानी कि शरीर में ताकत होनी चाहिए। तो ये वाक्य आप लोग का बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा होगा? तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, संक्षिप्त मतलब छोटा, मुख्य नहीं होगा, ना ही विराम ना ही व्याख्या करना, तो मुख्तसर। संक्षिप्त का अर्थ होगा आप लोग का मुख्तसर। क्लियर है? तो बी वाला ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या बताना है, दिया गया आपको पुराने रीति रिवाजों में झगड़ा होना, इस पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो सही जवाब होगा आपका लकीर का फकीर। लकीर का फकीर मतलब होता है पुराने रीति रिवाजों में झगड़े होना। अंधे के हाथ बटेर लगना, ये तो आप लोग जानते होंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी दोस्तों। ठीक है ना? तो किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, मतलब होता है अंधे के हाथ बटेर लगना। आप लोग कहते नहीं, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। तो 19 क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग का बी वाला, छत्र छाया। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का छत्र छाया। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा? स्वागत, सु प्लस आगत, बिल्कुल सही होगा। अब सही जवाब होगा यहाँ से आपका फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए बताइए, और किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था? 1835 में। कब कराया था? 1835 में। दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा होगा? अपेक्षा का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। अपेक्षा का हो जाएगा आपका अभिलाषा। राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से आपका अभिलाषा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस बात का क्या आशय है? दोस्तों काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा आप लोग का यहाँ से सेकंड वाला, कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। छल कपट से आप लोग किसी को एक बार मूर्ख बना सकते हैं लेकिन बार बार नहीं। तो कहा जाता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? सही जवाब होगा आप लोग का
आचार्य रामधारी सिंह दिनकर जी। इसके बाद देखते हैं आप लोग अगला क्वेश्चन, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, सही जवाब होगा यहाँ से, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ से आप सभी का उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा? अवनी का विरुद्धार्थी शब्द 26 का करेक्ट आंसर आएगा आप लोग का अंबर। अवनी का अंबर हो जाएगा इसका विरुद्ध, इसका अपोजिट शब्द। कनक कनकतय 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या देखे बौराए। तो दिए गए दोहे में किस अलंकार को दर्शाया गया है ये आप सभी को बताना है। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आप लोग का यमक अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर कनक शब्द एक ही बार दिए गए, दो बार एक जैसे दिए गए, लेकिन दोनों का अर्थ में परिवर्तन है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। तो प्रयुक्त वाक्य में जो है शब्द जो है सबसे, ये क्या है? सबसे दोस्तों आपका क्या है? जी बिल्कुल 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का प्राविशेषण है। ठीक है, सही जवाब होगा आपका प्राविशेषण है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28 में। तो दोस्तों जो शब्द आप लोग का यहाँ पर, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण बोलते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको प्राविशेषण बोलते हैं। इसलिए आपका आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों में शर्मसार होना पड़ा। तो इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। विशेषण कौन सा होगा दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर ये बताना है। अनिश्चित संख्यावाचक, चंद रुपए, तो संख्यावाचक है। कैसा संख्यावाचक है आप लोग का? अनिश्चित संख्यावाचक है, चंद रुपए है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, आग की हंसी। अब देखिए क्वेश्चन इस एग्जाम में ये आया था, आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 31 का राइट आंसर होगा आप लोग का रामदरस मिश्र। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। एक आपका गद्य खंड दिया गया है, प्रश्न संख्या 32 और 34 दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत कवि तुलसीदास हैं। उन्होंने समाज और जनजीवन में फैल रहे अनाचार को रोकने के लिए राम के ऐसे आदर्श रूप को प्रस्तुत किया जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राजनीति में आदर्श मर्यादाओं की स्थापना करते हैं, जो जीवन के विरोधों में समन्वय का संदेश देते हैं। भारतीय समाज ऐसे राम को पाकर मध्य युग की इस बर्बरता में भी जीवित रह सका। चलिए फिलहाल सभी लोग बताएंगे, जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राजनीति में आदर्श मर्यादाओं की स्थापना करते हैं, जो जीवन के विरोधों में समन्वय का संदेश देते हैं, तो उपयुक्त वाक्यों में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है? ध्यान से देखिए किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, ध्यान से देखिए और फिर बताइए। तो 32 का करेक्ट आंसर दोस्तों आप लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। सही जवाब होगा आपका, देखिए इसमें अर्धविराम भी लगा है, अल्प विराम भी आ रहा है, पूर्ण विराम आ रहा है। तो बिल्कुल देखिए सही जवाब होगा यहाँ से हमारा डी वाला। तो अगर यहाँ से आप सभी का आंसर डी आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए, 32 का करेक्ट आंसर आएगा डी। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोग का अर्धविराम लगा हुआ है, पूर्ण विराम लगा हुआ है और ये आप लोग का चिन्ह भी लगा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग का अर्धविराम, अल्प विराम और पूर्ण विराम लगा हुआ है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने, संत कवि ने किसके जीवन पर रचना की है? तो कवि ने किसके जीवन पर रचना की है? तो ये भी आपको बताते हैं। सही जवाब होगा आपका राम के जीवन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने, बर्बरता शब्द का समानार्थी क्या होगा? तो बर्बरता शब्द आया था अभी आपका गद्य में। तो 34 का दोस्तों यहाँ से एग्जैक्ट आंसर होगा नृशंसता। ठीक है ना, नरसंता, संसता, नृशंसता करेक्ट आंसर होगा आप लोग का बी वाला। चलिए फिलहाल 35 क्वेश्चन दिया गया है, ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। दोस्तों बताइए इनमें से ब्राह्मण शब्द कौन सा बिल्कुल सही लिखा गया है? तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का फर्स्ट वाला, बिल्कुल सही दिया गया। ब्राह्मण ऐसे लिखा जाता है, ब्रा में आप लोग का जो है आ का डंडा लगा हुआ, हा, मा और अड़ा। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है।
यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है, यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है, यदि हमें जीवन में, तो गलत हो गया पढ़ते ही, ठीक है ना। परिवारियों नहीं होता है, ठीक है ना, परिवार के साथ होता, परिवारियों कभी नहीं होता है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए 36 का सही आपका कौन सा होगा। 36 ध्यान से देखिए और फिर बताइए करेक्ट आंसर यहाँ से आपका क्या होगा। तो गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, ये व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। तो यहाँ से फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए फिलहाल अब आपको बताना ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का विलोम शब्द बताएं। करेक्ट आंसर होगा आप लोग का अंधा, ठीक है, राइट आंसर होगा आपका अंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, ये आपके सामने। उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह की ना थी। तो किसकी ना थी? योग्य ना थी। उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह की योग्य ना थी। तो आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। तो गरीब घर के लोग का या गरीब के घर के लोगों का। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें 39 का जो एग्जैक्ट आंसर होगा 39 का, तो ये होगा गरीब घरों के लोगों का। तो गरीब घरों के लोगों का, ये भी प्लूरल रहेगा, मतलब आपका बहुवचन रहेगा, और यहाँ पर ही बहुवचन आएगा। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा आपका गरीब घरों के लोगों का जीवन दयनीय होता है। और हिंदी का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हमारा मूल विधि। अभी आप लोग जानेंगे कि मूल विधि के प्रश्न कैसे एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अगर आप लोग पहली बार यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस पेपर को ज़रूर देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा आप एक बार खुद से, ताकि आप लोग आइडिया लगा सकें कि कैसा लेवल आता है। और अगर आप लोग इस पेपर में से 140 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, इसका मतलब यही है कि आप लोग मतलब जो है पूरी तरीके से तैयार हैं, और बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एक सही दिशा की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे। रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे, ऐसा हमने आपने सुना है। किससे सुना है? कानों से। और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका किया गया, वर्णन किया गया। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं यहाँ पर 40 का एग्जैक्ट आंसर हमने बड़ों से सुना है, और इसका जो है धर्म ग्रंथों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका यहाँ से बी वाला। चलिए दोस्तों, अब हमारा इसका पेपर का भाग सेकंड है। और जैसा कि पेपर आप लोग का जो मैंने बताया, इस पेपर की जो आपकी डेट है, ठीक है, ये जो आप लोग का पेपर की जो डेट है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 22/12/2017 का पेपर है, और इस पेपर का भाग सेकंड आपका पूछा गया मूल विधि और संविधान के क्वेश्चन हैं, और साथ ही साथ सामान्य अध्ययन के भी हैं। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन जो है मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे। अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये रहा आपका यहाँ से सेकंड क्वेश्चन। समेकित बाल विकास परियोजना यानी कि ICDS के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए सीड संस्था है, कौन सी संस्था है? इसके अलावा बाल अधिकार एवं महिलाओं की तस्करी की रोकथाम पर प्रशिक्षण देने के लिए यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों की एक प्रमुख संस्था भी है। तो सेकंड क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड वाला, राष्ट्रीय जन संयोग एवं बाल विकास संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने। वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है? चलिए दोस्तों, अगर आप लोग पुलिस बनना चाहते हैं तो इस प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? सही जवाब है आप लोग का राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। एग्जैक्ट आंसर होगा यहाँ से आपका राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है? जैसे कि सबसे पहला वक्तव्य दिया गया, कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है। और दूसरी बात आपको यहाँ पर दी गई है, जो कानून तथा कार्यकारी कार्रवाई मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पर केवल बी वाला आपको सही दिया गया है। बिल्कुल ये बात आपकी सही दे रखी है, जो कानून और कार्यकारी कार्रवाई है ये मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो तो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस बांध के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था?
परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों एवं विस्थापित के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना से हाथ हटा लिए। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, सरदार सरोवर बांध। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सरदार सरोवर बांध। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि क्या होती है? 15 वर्ष इसकी अधिकतम अवधि होती है नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण की। भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है? क्या आप लोग जानते हैं जितने भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी हैं, इन सभी का प्रशिक्षण कहाँ पर होता है? तो सही जवाब होगा आपका लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में। ठीक है, ये तो आपको पता होगा जितने भी यहाँ पर पुलिस लोग हैं, पुलिस बनने वाले लोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? संविधान का क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका थर्ड वाला। जैसे कि आपको दिया गया नशीली पेय, ये आप लोग का राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं आप लोग का 9th क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने। भारतीय कानून के अनुसार अगर पुरुष की आयु किससे कम है तो वह बाल विवाह माना जाएगा। अगर पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम है तो बाल विवाह माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टर्फ रॉक किसका एक उदाहरण है? अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग के यूपीएसआई के पेपर में पूछे गए थे और इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है और वो तैयारी मैं आप लोग की कराऊंगा। तो टर्फ रॉक किसका एक उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का, यहाँ से अग्निमय चट्टानों का। एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग का अग्निमय चट्टानों का। होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में फिलहाल आपका स्थित है। जी बिल्कुल, हालेविंदु में, हालेविंदु। अब देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं सभी लोग, भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद है। आप लोग ट्रिक भी जानते होंगे। तो फिलहाल दोस्तों वो कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर विधान परिषद के अलावा, विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है। ठीक है ना। इसके अलावा राजस्थान और असम को भी भारत की संसद ने स्वयं में विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी है। ठीक है। अतः प्रश्नकाल के दौरान आप लोग के साथ हैं। और एक बात आप लोग लिख लीजिए, अब इसके अलावा राजस्थान और असम को भी भारत की संसद ने स्वयं के विधान परिषद को बनाने की मंजूरी दे दी है। लेकिन इसका आंसर अभी यहाँ पर साथ दिया गया है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? चलिए, साइंस का क्वेश्चन भी आपके इस एग्जाम में पूछा गया है और हमारा जैसा कि सही जवाब होगा सेकंड वाला, मैग्नीशियम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कितने दिनों के भीतर कोई व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपील दर्ज करा सकता है? तो सही जवाब होगा दोस्तों आपका यहाँ से फर्स्ट वाला, 90 दिन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। नीतिगत उपायों के व्यापार मिश्रण में क्या शामिल होता है? तो सही जवाब होगा आप लोग का राजकोषीय प्रोत्साहन। एग्जैक्ट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का राजकोषीय प्रोत्साहन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे इस एग्जाम पेपर का है। वर्ष 1990 में राष्ट्रीय विकास समिति यानी कि एनडीसी ने राज्यों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता निर्धारित करने का एक फॉर्मूला तैयार किया था और इस फॉर्मूले का लोकप्रिय नाम क्या है, ये आप सभी को बताना है। तो सही जवाब है आपका गॉडगिल मुखर्जी फॉर्मूला। गॉडगिल मुखर्जी फॉर्मूला ये लोकप्रिय नाम है इसका, जिसने जो है यहाँ पर एनडीसी ने राज्यों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता निर्धारित करने का फॉर्मूला तैयार किया है, गॉडगिल मुखर्जी फॉर्मूला। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने 21वें राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 21वें राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष हैं आप लोग का, जैसे कि क्वेश्चन आपका पूछा गया तो उसके अकॉर्डिंग जस्टिस बलबीर सिंह चौहान। ठीक है। वर्तमान समय के आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक, फिर वे भारतीय सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने? तो हमारे 18 प्रश्न का आंसर होगा गणेश वासुदेव मावलंकर जी।
ठीक है, कौन है दोस्तों आप लोग के लोकसभा के अध्यक्ष? गणेश वासुदेव मावलेकर जी। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी मशीन अथवा नेटवर्क संसाधन को उन लोगों के लिए अनुपलब्ध कर देना जो उस समय पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जो उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि आप लोग का AOL, याहू, अन्य किसी व्यावसायिक नेटवर्क का अनुपलब्ध हो जाना, स्पाईवेयर, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस। तो देखिए आप सभी लोग जानते ही होंगे, करेक्ट आंसर होगा 19 का यहाँ से डिनाइल ऑफ सर्विस। एग्जैक्ट आंसर होगा यहाँ से आपका थर्ड वाला डिनाइल ऑफ सर्विस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य जो है देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? तो हमारे 20 का करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 48 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। 30 नवंबर 2017 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा 21 का आपका राजीव कुमार जी। अगला प्रश्न देखते हैं, बेरोजगारी के एक प्रकार को क्या कहते हैं? बेरोजगारी के इस प्रकार को क्या बोलते हैं जिसमें कई लोगों के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होती है? तो ऐसा टाइप आपका कहलाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि कोई भी अविवाहित माँ बच्चे के पिता को बिना सूचित किए, कोई भी जो अविवाहित माँ है वो बच्चे के पिता को बिना सूचित किए या पिता का परिचय बिना दिए बच्चे के एकमात्र अभिभावक बनने का आवेदन प्रस्तुत कर सकती है? तो ये फिलहाल किस ऐतिहासिक मामले में न्यायालय ने कहा है, कोर्ट ने कहा है? तो चलिए आपको बताते हैं। ABC बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी कि NCT ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन इस बार आप लोग के प्रश्नों का स्तर ऐसा ही रहेगा। तो देख लीजिए दोस्तों कैसा लग रहा है पेपर, इजी या फिर हार्ड या फिर नॉर्मल, बता सकते हैं आप लोग। मैं तो फिलहाल आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी हैं मैं सारे आप लोग को एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूं। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितने भी आप लोग के दोस्त हैं जो भी वर्दी पहनना चाहते हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर वर्दी की कसम खा रखी है, तो उन सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उन्हें भी एक उचित गाइडलाइन मिल सके। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की ATM सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है? तो 24 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आपका सेकंड वाला सफ़ेद लेवल ATM। अगला प्रश्न, किस जनहित याचिका मामले में न्यायालय ने सरकारी विभागों को यह निर्देश दिया कि वे झोपड़पट्टियों के विस्तार को रोकने के लिए समुचित कदम उठाएं और निवास योग्य परिवेश बनाएं? तो 25 का आंसर होगा आप लोग का अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ। अगला प्रश्न है, बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है दोस्तों? बनिहाल रेलवे सुरंग ये स्थित है आपकी पीर पंजाल रेंज में। भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किससे प्रस्तुत किया जाता है? तो सही जवाब होगा आप लोग का यहाँ से सेकंड वाला राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आप सभी के सामने। भारतीय दंड संहिता के अनुसार IPC के अकॉर्डिंग किन से किन अपराधों के लिए, इनमें से किन अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है? तो मृत्युदंड किस अपराधों के लिए दिया जा सकता है आप सभी को ये बताना है। धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध घोषणा, धारा 364 फिरौती के लिए अपहरण। तो चलिए दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये बहुत आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में भी पढ़ा हुआ सबका क्वेश्चन है और अब इसके बारे में केस भी चल रहा है, तो आप लोग जानते होंगे। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा A और B दोनों ही नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का दोनों ही आप लोग के जो यहाँ पर गलत दिए गए, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। अच्छा दोस्तों, अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी, ठीक है। चलिए, दिए गए विकल्पों में से कौन भारत के लिए 1946 की यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये हैं आप लोग के जॉन बप्तिस्ता राइट आंसर होगा। ये फिलहाल सदस्य नहीं थे। अब आप सभी को बताना है, सूचना संग्रहित करने के लिए ट्रांजिस्टरों का प्रयोग
करने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि SRAM। ठीक है ना, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो राइट आंसर होगा आप लोग का फर्स्ट वाला SRAM। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा यातायात करते समय इस यातायात संकेत का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों कि आगे खतरा है, सावधान हो जाइए। ठीक है ना, आगे खतरा है और यहाँ पर लिखा होता है आप लोग का सावधान, अटेंशन। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आप लोग का स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 33 का आंसर होगा आप लोग का सी वाला स्पेक्ट्रा। क्लियर है? अगर दोस्तों आपको कहीं पर भी डाउट लग रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट के थ्रू पूछ भी सकते हैं। तो बुलेट प्रूफ बनाने के लिए स्पेक्ट्रा का प्रयोग किया जाता है। इसे प्रयाग हनीवेल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। स्पेक्ट्रा की तरह अन्य पदार्थ आप लोग के एरामिड और डायनेमा भी है। चलिए अगला देखते हैं आप लोग का। किसके तत्वावधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं? मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, शपथ ग्रहण किसके समक्ष करते हैं? तो आपको बता दें यहाँ से करेक्ट आंसर होगा आप लोग का सेकंड वाला, जैसा कि आपको दिया गया यहाँ पर, बिल्कुल जैसे कि आपको दिया गया दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का 34 का बी वाला ऑप्शन, दिल्ली के उपराज्यपाल के तत्वाधान में। अगला प्रश्न देखते हैं। 29 जुलाई 2016 को करवी थाईलैंड में संपन्न हुए भारत थाईलैंड सैन्य अभ्यास को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का मैत्री। मैंने ये पहले भी आपको बताया था। अब हम लोग देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। 30 नवंबर, फिलहाल तो ये 2017 का पेपर है, 2017 के प्रश्न पूछे गए थे। अब आप लोग का 2019 का पेपर है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जितने भी आप लोग के पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जैसे कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है वर्तमान में, फिलहाल 37 का प्रश्न काल के अनुसार आपका आंसर आएगा आलोक वर्मा, लेकिन आप लोग वर्तमान वाले पढ़ लीजिए। आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है? तो सही जवाब है आप लोग का कृषि से आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके तत्वावधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति जो है किसके तत्वावधान में जो है शपथ ग्रहण करता है? तो करेक्ट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। और इस संविधान का जो अगला क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जल निकाय के निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अतिपोषित होता है? तो 40 क्वेश्चन आप लोग के आएंगे सामान्य अध्ययन के, कॉन्स्टिट्यूशन और मूल विधि, ये मिक्स में क्वेश्चन दिए होंगे 40 प्रश्न। फिलहाल सही जवाब होगा दोस्तों आप लोग का 40 का सेकंड वाला फॉस्फेट। तो जल निकायों में फॉस्फेट जो होता है पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अतिपोषित होता है। ओके, तो चलिए दोस्तों अब आपको बताएंगे यहाँ पर इस पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सारे आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए फिलहाल देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अब आपको दिया गया 64 लीटर वाले डीजल के एक टीन से 8 लीटर बाहर निकाला जाता है और उसमें उतना ही पानी मिलाया गया। यदि इसी प्रक्रिया को और 2 बार दोहराया जाता है तो अंत में टिन में डीजल की कुल कितनी मात्रा रह जाएगी, आपको बताना है। देखिए क्या दिया गया, 64 लीटर वाले डीजल के एक टिन से 8 लीटर जो है डीजल को बाहर निकाला और उतना ही इसमें पानी मिला दिया। मतलब दोस्तों क्या है, एक 64 लीटर वाला डीजल का एक टिन है, इसमें से 8 लीटर हम लोग बाहर निकालते हैं डीजल को और उसमें उतना ही पानी मिला देने के 8 लीटर निकाला डीजल और 8 लीटर पानी मिला दिया। इसी प्रक्रिया को यदि इसी प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है तो अंत में डीजल की मात्रा कितनी रह जाएगी, ये आप सभी को बताना है। तो आइए आपको बता दें क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे लगाना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से लगाते हैं। जैसे कि आप लोग का ये टिन है, मान लिया इसमें आप लोग का 64 लीटर डीजल है, इसमें से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं 8 लीटर डीजल निकालते हैं, 8 लीटर डीजल निकालते हैं और इसकी जगह पर 8 लीटर पानी मिला देते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है तो अंत में कितना रह जाएगा ये आपको बताना है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो याद कर लीजिए। फॉर्मूला होता है आप लोग का, अंत में डीजल की शेष मात्रा हो जाएगी दोस्तों आपकी
फॉर्मूला होता है आप लोग का दोस्तों यहाँ से 64 पहले से है, ठीक है, 1 माइनस 8/64 जितनी वैल्यू आपको दी होती है। देखिए आपने जैसे कितने लीटर निकाला जा रहा है, 8 लीटर निकाला जा रहा है, तो 8 माइनस का 8/64, ठीक है। इसकी पावर कितनी बार दोहराई जाती है? 2 बार, और 2 बार दोहराई जाती है, और यानी कि एक बार दोहरा ली, 2 बार और, तो टोटल 3 हो गए। अगर 2 बार होता खाली 2 बार दोहराई जाती तो 2 लिखते हैं, लेकिन 2 बार और दोहराई जाती है। एक बार तो निकाल लिया है कि 8 लीटर निकाला और 8 लीटर डाला, लेकिन यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो इसलिए हमारी पावर आएगी 3। फॉर्मूला दोस्तों आप लोग का होता है यहाँ पर x, ठीक है ना, अपॉन 1 माइनस a/x की पावर n, जहां पर आप लोग का x क्या है? टोटल मात्रा जो है, कितने लीटर डीजल है और कितना निकाला जाता है, ये आप लोग का ये है। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 64, यहाँ पर आ जाएगा 64 माइनस 8 अपॉन का 64, इसकी पावर दिया गया 3, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा 64 में से हमारा देखिए यहाँ से 8 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा? यहाँ से 56/64, इसकी पावर है 3। सॉल्व किया हमने, आगे हमारा आ जाएगा 64 इंटू, ठीक है, हमारा आ जाएगा 7/8, इसकी पावर है 3। फिर लिखेंगे 64 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और अपॉन में हमारा आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 8 8 64, 8 8 64, ये कैंसिल हो जाएगा, 343 अपॉन 8 आ जाएगा, 343/8 आ जाएगा, 8 चौक 32, 4 आ जाएगा, 8 चौक 32, 8 दूनी 16.875 लीटर। तो दोस्तों अगर दोस्तों एक टिन है जिसमें 64 लीटर डीजल भरा हुआ है एक इंजन में, अगर 8 लीटर निकालते हैं डीजल को और 8 लीटर पानी को मिलाते हैं, तो ऐसे में हमारा 64 लीटर की डीजल की मात्रा कितनी रह जाएगी? 42.875 लीटर रह जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर आपको कितना आ जाएगा? बिल्कुल, अगर यहाँ से आप लोग का आंसर डी वाला आ रहा है तो बिल्कुल सही होगा। चलिए फिलहाल अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने। अब आपको देखिए यहाँ पर आपको 4th क्वेश्चन में क्या दिया गया, पढ़ाई ध्यान से देखिएगा। पिता, माँ और बेटे समेत एक परिवार की औसत आयु 38 वर्ष है। 5 साल पहले पिता की उम्र माता की आयु से 25% ज्यादा थी और माँ और बेटे की आयु के बीच का अंतर 31 था। आज यदि बेटे और पिता की आयु के बीच अंतर 41 है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, ये आप सभी को बताना है। अब जैसा कि दोस्तों आप देखते हैं, पिता, माँ और एक बेटे, परिवार की औसत आयु कितनी है? 38 वर्ष है। जैसा क्वेश्चन में आपसे कहा गया है आपको वैसे ही करना है। चलिए फिलहाल लगाकर आपको दिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो जैसे कि परिवार की कुल आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ से प्रश्न के अनुसार परिवार की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 38 वर्ष दे रखी है औसत आयु, 3 लोग हैं, पिता, माता और बेटा, तो परिवार की कुल आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 38 है, 3 लोग हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 38 की, तो कुल आयु हो जाएगी 114 वर्ष। और आपको देखिए दिया गया है 5 साल पहले पिता की उम्र माता की उम्र से 25% ज्यादा थी। 5 साल पहले पिता की उम्र माता की उम्र से 25% ज्यादा थी। चलिए 5 साल पहले परिवार की कुल आयु होगी कितनी, आपको ये बता दें। 5 वर्ष पहले परिवार की कुल आयु, परिवार की कुल आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ से आप लोग का 114 में से हम लोग दोस्तों कितना घटा देंगे? 15 घटा देंगे, क्योंकि दोस्तों कितना हो जाएगा? 3 लोग है ना, 5 साल पहले, तो सबका 5-5 कम होगा, तो 5 या 15 कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ये समझ लीजिए। अब मान लिया हमने यहाँ पर 5 साल पहले, माना 5 साल पहले माता की आयु हो जाएगी x वर्ष। ये ध्यान रखिएगा, हमने मान लिया माता की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? हमारी x वर्ष हो जाएगी 5 साल पहले, ठीक है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों 5 साल पहले? ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि 25% ज्यादा थी। 5 साल पहले पिता की आयु माता की आयु से 25% ज्यादा है। तो अब आप लोग देख लीजिए, कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको दिया गया 25% ज्यादा है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 25% ज्यादा हो जाएगी। पिता की आयु हो जाएगी, इसका 25% ज्यादा यानी कि 125/100x, यानी कि 5/4x ये हो जाएगी पिता की आयु। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? माँ और बेटे की आयु के बीच का अंतर आपका 31 है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसा क्वेश्चन है मुझसे कहा गया मैं वैसा ही करूंगा। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को।
प्रश्न अनुसार आपको बता दें, हमने लिखा दोस्तों यहाँ पर x प्लस 5/4x, ठीक है, प्लस x माइनस 31 कर दिया, क्योंकि अंतर कितना है दोस्तों उसका 31 है, और किसके बराबर है आप लोग का 99 के बराबर है, क्योंकि 5 साल पहले का हमने निकाल लिया है। 5 साल पहले जो परिवार की कुल आयु कितनी है, 99 है। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आपका x का मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। x बराबर हमारा 40 आ गया, तो पिता की 5 साल पहले पूर्व आयु कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40, 4 दाम 40, 10 पंजे 50। तो दोस्तों पिता की आयु हो जाएगी 50 वर्ष और माता की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 40 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु बताना, तो 5 साल बाद पिता की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 55 वर्ष आ जाएगी। तो अगर दोस्तों यहाँ से आप सभी का आंसर 55 वर्ष आ रहा, बिल्कुल सही होगा। एग्जैक्ट आंसर कितना होगा आप लोग का, डी वाला होगा आपका 55 वर्ष। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अब देखिए आपको दिया गया, यदि एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 3% का चक्रवृद्धि ब्याज 406 रुपए है, तो उसी समय अवधि के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। मैंने तरीका आप लोग को बता रखा है। आपको टाइम दिया गया 2 साल, ठीक है, आपको समय दिया गया यहाँ पर 2 साल, हमें लिखा 1 और 2, 406 रुपये ब्याज है। बस इसको एडजस्ट करना ही आपको सीखना है। हमने मान लिया पहले साल 200 ब्याज मिला होगा। ये जो पहली लाइन होती है ये होती है आप लोग की एसआई की, ठीक है ना, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और ये दूसरी लाइन होती है हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की। तो हमने ऑप्शन डी लिया, हमने बाई ऑप्शन लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं बाई ऑप्शन। हमने ऑप्शन 4th वाला उठाया। अब देखिए 200 200 400 हो गया, बचा 6 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो देख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 406 है। बस आपको ये चेक करना है कि 200 का क्या 3% 6 होगा, 200 का क्या 3% 6 होगा, बस यही चीज़ आपको चेक करनी है। तो बिल्कुल 200 का 3% आपका हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से डी वाला। तो क्वेश्चन कभी भी आए ऐसा आप बाई ऑप्शन लगाएंगे तो 1 सेकंड में क्वेश्चन आप लोगों से लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। 30 खिलौने की लागत मूल्य 40 खिलौनों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि के प्रतिशत की गणना कीजिए। आइए क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो कैसे लगाना है। 30 खिलौनों का लागत मूल्य, दोस्तों 30 खिलौनों का जो लागत मूल्य है 40 खिलौनों के बिक्री मूल्य के बराबर है, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा है तो फॉर्मूला आप लोग का होता है यहाँ पर हानि बराबर, क्योंकि आपकी हानि होगी यहाँ पर, तो हानि प्रतिशत बराबर होगा यहाँ से आप लोग का हानि बटे विक्रय मूल्य, ठीक है ना, क्योंकि 30 खिलौनों के लागत मूल्य जो है 40 रुपए, ठीक है ना, लागत मूल्य 40 रुपए खिलौने के बिक्री मूल्य के बराबर है। 30 खिलौनों का लागत मूल्य 40 खिलौनों के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो ऐसे में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर हानि, और ये हो जाएगा आप लोग का यहाँ से विक्रय मूल्य, और अपॉन में मल्टीप्लाई में आप लोग आ जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो हानि कितनी हो रही दोस्तों यहाँ पर आपकी, ये 40 रुपए की है, यहाँ पर 30 रुपए की है, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा आप लोग का, अपॉन में 40 दिया गया, विक्रय मूल्य 40 रुपए के खिलौने के बिक्री मूल्य के बराबर है, और इसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 40 10 बचेगा, ठीक है। तो 10 10 100 हो जाएगा बटे 25, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। तो अगर दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर 25% आ रहा, बिल्कुल सही है, 25% हानि हो जाएगी। तो 30 खिलौनों का लागत मूल्य आपको, लागत मूल्य 40 रुपए के खिलौने के बिक्री मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग की हानि होगी 25%। चलिए फिलहाल दोस्तों अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में आपको दी गई हैं और उनका आप लोग को समावर्त्य 42 दिया गया है, तो उन संख्या का गुणनफल क्या होगा ये आप सभी को बताना है। अब देखिए आपको दिया गया है, मान लिया दो संख्या हमारी है 2x और 7x है, ठीक है। इनका आप लोग को समावर्त्य दे रखा है 42, ठीक है ना। तो इनका अगर आपको लासा पता है, एलसीएम आपको पता है कितना है, 42 है। तो एलसीएम क्या होगा इसका, देखिए 2 × 7 × x, लासा हो जाएगा आपका 42 के बराबर है। तो 7 दूनी 14, x बराबर आ जाएगा 42। तो दोस्तों 14 3 4 3 12, 14 3 42, तो x बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारी ये संख्या कितनी हो जाएगी, बिल्कुल 3 दूनी 6, 3 7 21, हमारी संख्या आ गई 6 और 21 आ गई। तो इन संख्या गुणनफल कितना होगा, तो 6 और 21 का गुणनफल निकालने आप लोग कितना हो जाएगा, 6 × 21, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 126। तो
अगर दोस्तों यहाँ से आप सभी का आंसर बी वाला आ रहा बिल्कुल सही हो। चलिए फिर दोस्तों देखते हैं, एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि कुल आबादी का 3/5 भाग चाय पसंद करता है, कुल आबादी का 4/5 भाग कॉफी पसंद करता है, और कुल आबादी का आधा दोनों ही चीजें कॉफी और चाय दोनों पसंद करता है। तो कुल आबादी का भाग जो है कितना जो है ना तो चाय और ना ही कॉफी पसंद करता है, ये आप सभी को बताना है। हमने मान लिया दोस्तों टोटल आबादी हो गई 100% हमने आबादी मान ली। अब 3/5 निकाल दिया इसका, 3/5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0 20 3 60, मतलब माने मैंने यहाँ पर 60% लोग जो है चाय पसंद करते हैं। ऐसे कॉफी का निकाल लिया यहाँ पर 4/5 100 करके, तो 5 दूनी 20, 20 चौक 80, 80% लोगों को यहाँ पर कॉफी पसंद है। और कुल आबादी का आधा, यानी कि दोस्तों आधा मतलब 50 लोगों को चाय और कॉफी दोनों ही पसंद है। तो ऐसे में आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा देखिए। अब मैं आपको बता दूं, देखिए ये मान लिया हमारा चाय वाला ब्लॉक है, और ये जो फिलहाल आप लोग का कॉफी के लिए है, और ये तो आपको पता है कि 30 लोगों को दोनों ही 50% लोगों को दोनों ही चीज़ें पसंद है। तो 60 लोग हैं चाय पीने वाले, 50 ही हो गए, तो 10% आप लोग का यहाँ पर आ गया। और कॉफ़ी पीने वाले 80 लोग हैं, 50 ही 30% लोग आपके इधर आ जाएंगे। तो 50 और 30 80 हो जाएगा, तो कितना आ गया 50 30 80 10 90। तो 90% लोग ऐसे हैं जिनको चाय कॉफ़ी या दोनों ही पसंद है। तो कितने परसेंट लोग बचे आप लोग के, 10% लोग बचे, तो 10% आपका आ जाएगा। अब 10 को आप लोग को 100% में हटाना है, तो आपका अपॉन में 100 आ जाएगा, 10/10 का मतलब हो जाएगा आपका 1/10। तो दोस्तों ना तो चाय और ना ही कॉफ़ी पसंद करने वाले कितना भाग है आबादी का, 1/10 भाग है। तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ से आप लोग का फर्स्ट वाला। अब देखते हैं दोस्तों आप लोग का 13 क्वेश्चन है आपके सामने, 2 + 2 + 2 + 2 प्लस माइनस का 7/4। देखिए सबसे पहले हम लोग छोटा वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7/4, इसमें से 2 को माइनस करेंगे, तो 2 - 7/4 लिखेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया 2 - 7/4 लिखा, इसको सॉल्व किया हमारा कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, यानी कि इस पूरे को सॉल्व किया हमारा कितना आ जाएगा 1/4 आ गया। अब 2 के साथ प्लस करेंगे 1/4, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, एक 9/4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ हमने 2 ऐड किया, हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ से 9/4 आ जाएगा। एक बार 2 और ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8, 8 और 9, यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का 17, तो 17/4 आ जाएगा इस पूरे को सॉल्व करने पर। तो पूरा सॉल्व करने हमारा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर हमारा इतना सॉल्व करने पर आ गया 17/4। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, फिर से ब्रैकेट ऑन किया, 4 दूनी 8, 17 और 8 दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा कुल मिलाकर फिलहाल 25/4 आ जाएगा। अब इस पूरे को सॉल्व करने वाला कितना आ गया 25/4 आ गया। अब बचता सिर्फ 2 और ऐड कराना है, और यहाँ से फाइनली आप लोग का आंसर कितना आ जाएगा 8, 25 और 8 आप लोग का आ जाएगा 33/4। तो एग्जैक्ट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का डी वाला। चलिए फिलहाल अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। राम और श्याम क्रमशः 3 घंटे और 6 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि राम से शुरुआत करके वे 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं, तो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा, ये आप सभी को बताना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाना। राम और श्याम, एक आपका राम है ये 3 घंटे में कर सकता है, और श्याम आप लोग का 6 घंटे में पूरा कर सकता है। तो 6 और 3 का एलसीएम देंगे, हमारा आ जाएगा 6, ठीक है ना। अब आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 कम 6। अब करना क्या है, यदि राम से शुरुआत करके वे 1-1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं, मतलब पहले राम ने शुरुआत की, पहले घंटे आपका 2 काम होगा, अगले घंटे आपका 1 काम होगा, तो कुल मिलाकर 2 घंटे में कितना काम होगा, 2 घंटे में टोटल आप लोग का 3 वर्क होगा। और आपको करना कितना है 6 करना है। अगर इस पूरे स्टेप की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कितना आ जाएगा 4 घंटे आ जाएगा, और 4 घंटे में काम कितना हो जाएगा 6 वर्क हो जाएगा। तो टोटल कितना टाइम लगेगा दोस्तों आप लोग का यहाँ से 4 घंटे लगेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फिलहाल बी वाला, सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ से बी। यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम में वही संख्या है, तो वह संख्या कौन सी होगी, ये आप सभी को बताना है। चलिए फिलहाल दोस्तों आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का क्या दिया गया। हमने मान लिया हमारी संख्या जो है x है, हमने माना हमारे पास जो संख्या है वो x है, और आपको कहा जा रहा है आपसे यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या होती है। तो हमने माना यहाँ से x का 60%, ठीक है ना। तो x का 60% में अगर 120 जोड़ देते हैं, तो हमारी वही संख्या प्राप्त होती है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 x बराबर हमारा दिया गया है x - 120 आ गया, ठीक है। 120 आपका इधर ही रहेगा,
x माइनस आपका आ जाएगा 3/5x। ओके, तो 5 आपका इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा आप लोग का यहाँ से 300। ठीक है ना, 12 पंजे 60, ये आ जाएगा आपका 600। और यहाँ पर आपका कितना बचेगा, देखिए 5 में से 3 गया, 2x आ जाएगा इधर, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 300। तो वह संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आप सभी का थर्ड वाला। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया कि एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है, प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी आपको बताना। अब देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सक्सेसिव मेथड अप्लाई करना है, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि वर्गाकार खेल का मैदान है, तो ए और बी दोनों का मान आपका 15 होगा। सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला होता है आप लोग का a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो ए का मान भी आपका 15 है, बी का मान आपका 15 है, a इंटू बी का मतलब हो गया 15 इंटू 15 अपॉन 100। तो 15 और 15 जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 30 प्लस 15 इंटू 15 आपका आ जाएगा 225 अपॉन में 100। सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 2.25। तो आ जाएगा 230 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 32.25%। तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का यहाँ से डी वाला। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपको दिया गया यहाँ पर जानवी की आयु जननी से 4 गुना है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को बता दें यहाँ पर क्या दिया गया है, जानवी की आयु, ये हो गया आप लोग का मान जानवी है और जे एन का मतलब हो गया जननी। तो जानवी की आयु जननी से 4 गुना ज्यादा है। अगर जननी 1 होगी तो जानवी 4 हो जाएगी। और अब से 10 साल के बाद, तो पी का मतलब होगा प्रेजेंट टाइम, पी प्लस 10, 10 साल के बाद जानवी से 2 गुना बड़ी होगी। ठीक है ना, तो अब से जो है आप लोग की जानवी जो है, ये आप लोग का दिया गया, अब से 10 साल के बाद जानवी से 2 गुना बड़ी होगी। ठीक है ना, जो आयु जो है वो आप लोग की जननी से 2 गुना हो जाएगी। तो अगर दोस्तों ये 1 है तो ये इसकी 2 गुनी होगी। तो अब यहाँ पर इसको आपको बताना है कि वर्तमान जानवी की आयु कितनी है। तो मैंने आपको तरीका बताया, देखिए यहाँ पर अंतर आपका 3 का है और यहाँ पर अंतर आपका 1 का है। अंतर आप लोगों को कॉमन बराबर करना होता है। तो 3 इधर भी, तो 3 बनाने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इधर भी 3 हो जाएगा, इधर भी 3 हो जाएगा। तो ये तो आप लोग का यहाँ पर यही आएगा 4 और 1, और इधर आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 एकम 3। आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच अंतर बराबर है, 6 में से 4 गया 2, 3 में से गया 2, तो ये आ गया आपका 2x। अब इधर टाइम का अंतर देख लेते हैं दोस्तों, इधर 10 सालों का अंतर है, तो 10 से कर देंगे यहाँ पर इक्वल टू के बराबर रख देंगे। तो x बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ से 5। अब किसकी आयु निकालनी है वर्तमान हमें, क्योंकि ये आप लोग की जे बी का मतलब हो गया आप लोग का जानवी है और ये आप लोग का जननी है। आपको जानवी की वर्तमान आयु बताना, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का 20 वर्ष। तो सही जवाब आएगा 20 का यहाँ से आप लोग का सी वाला। करेक्ट आंसर होगा आप लोग का 20 वर्ष। इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन। किस अनुपात में शुद्ध शराब में पानी को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वो 80% शराब घोल बन जाए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे लगाना है। तो 80% शराब का घोल बनाने के लिए जुड़ा पानी का अनुपात यहाँ से हो जाएगा आपका 100% माइनस आपका 80 और अपॉन में आप लोग का क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो ये बचेगा आप लोग यहाँ पर इधर ऊपर 20 अपॉन में आपका आ जाएगा 80, यानी कि आपका कितना आएगा 1/4 आएगा। तो दोस्तों किस अनुपात में, तो 1:4 के अनुपात में शुद्ध शराब को पानी में, ठीक है ना, शराब में पानी को अगर जोड़ा जाए तब आप लोग का 80% शराब का घोल बन जाएगा। एग्जैक्ट आंसर यहाँ से आप लोग का आ जाएगा बी वाला। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपको बताना है कि 1 3 2 4 6 8 में 3 का अंकित मान और स्थानीय मान का योग का पता आप लोग को लगाना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 3 का आपका अंकित मान और स्थानीय मान कितना है, स्थानीय मान आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3, 1 2 3 4 है, अंकीय मान आप लोग का हो जाएगा यहाँ से 3, इनके योग का पता लगाना है। तो करेक्ट आंसर 28 का होगा आपका बी वाला। ठीक है ना, 30,003 आ जाएगा। तो बिल्कुल बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने। अब देखिए आपको दिया गया रोनाल्ड और एलन 2 लोग हैं, इनको एक नियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड जो है कंप्यूटर पर 32 पेज जो है 6 घंटे में टाइप कर सकता है, जबकि एलन जो है ये आप लोग के 40 पेज 5 घंटे में टाइप कर सकता है। तो 110 पन्नों का कार्य दोनों लोग मिलकर अलग अलग कंप्यूटर पर करें तो उन्हें कितना समय लगेगा, ये आप सभी को बताना है। चलिए आपको बताते हैं। एक आपका दिया गया रोनाल्ड और एक आपको दिया गया यहाँ पर एलन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिया गया, एक आप लोग का रोनाल्ड है और एक आप लोग का दूसरा कौन है, आपका एलन है। ये चीज़ आपको समझनी है। तो दोस्तों आपको बता दें रोनाल्ड जो है आप लोग का ये 32 पन्ने, यानी कि काम कितना है 32 पन्ने जो है 6 घंटे में टाइप कर सकता है बराबर। और एलन जो है आप लोग के 40 पन्ने जो है कितने घंटे में टाइप कर सकता है, 5 घंटे में टाइप कर सकता है।
तो 8 पंजे 40, 8 चौक 32। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, देखिए 5 4, 5 से 5 कट गया, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा रोनाल्ड बटे एलन। ये आ जाएगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का 2 3 6 2 3 4, 2/3। यानी दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमारा रोनाल्ड की क्षमता कितनी है, 2 है, और एलन की क्षमता कितनी है, 3 है। तो रोनाल्ड की क्षमता हमारी कितनी है, 2 है, और एलन की क्षमता हमारी 3 है। अब दोस्तों आपको क्या दिया गया है, दोनों लोग मिलकर अलग अलग कंप्यूटर पर 110 पन्ने टाइप करें, यानी कि दोनों लोग मिलकर r प्लस ये हो जाएगा हमारा 3 2 5। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें दोनों लोग मिलकर कितने दिन में पूरा कितने समय में पूरा करेंगे। दोनों लोग मिलकर 3 और 2 5, ठीक है ना, दोनों लोग मिलकर 110 पन्नों को कितने घंटे में टाइप करेंगे, x घंटे में टाइप करेंगे। जबकि आप लोग को मैंने बताया था रोनाल्ड जो 2 की स्पीड से काम कर रहा है 6 घंटे में 32 पन्ने टाइप कर सकता है। अब डिवाइड करते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 22 आ जाएगा। ठीक है, और इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, हमारा कितना आ जाएगा, देखिए चलिए 4 से करते हैं इसको डिवाइड, 4 8 32। ठीक है, यहाँ पर आपका कट जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 2 से कटते हैं हम लोग, काटते हैं तो हमारा इधर आता है 11, इधर बचेगा 4, 11 3 33, तो हमारा आ जाएगा 33/4। x बराबर आ गया 33/4, यानी कि 8 सही 1/4, तो लगेंगे 8 मिनट, और 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 4 × 4 = 20, 15 मिनट। ठीक है ना, 15 मिनट। तो दोस्तों टाइम कितना लगेगा, 8 घंटे 15 मिनट का टाइम लगेगा। यानी कि दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आप लोग का सी वाला। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, तभी आप लोग का क्वेश्चन लग सकता है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, चित्र O वृत्त का केंद्र है, ABC वृत्त की परिधि पर है, तो कोण ABO का मान आप लोग को ज्ञात करना है। चलिए फिलहाल दोस्तों आपको बताते हैं कैसे लगाना है। आपको निकालना है ABO, ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखिए अगर आपका ये 100 दे रखा है तो ये कितना होगा आपका, ये इसका आधा होता है, 50 होता है, ये आप लोग जानते हैं। अगर आपको यहाँ पर दिया गया एंगल BAC जो है वो आधा हो जाएगा एंगल BOC का, तो BAC का मान आपका 50 हो जाएगा। अब ये दोस्तों आपको आधा था, दोस्तों देख सकते हैं आप लोग का द्विभाजक है आपका, बराबर बराबर भागों में काटेगा, तो ये एंगल कितना होगा आप लोग का, 25 हो जाएगा। अगर ये पूरा 50 का है तो ये एंगल, इतना एंगल कितने का होगा आप लोग का, 25 का होगा। ठीक है, चाहे तो आप लोग देख लीजिए, चलिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप लोग का जो एंगल आएगा ये कितना होगा आपका, 25 हो जाएगा। अब चूंकि दोस्तों ये हमारे वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि ये केंद्र, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, अगर ये 25 होगा तो ये भी 25 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं ये जो हमारा जो 2 लाइनें हमारी क्या बराबर हैं, और जब 2 लाइनें बराबर होती तो वो समद्विभाजक हो जाता है त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर ये एंगल हमारा x डिग्री तो ये एंगल हमारा x डिग्री होगा, तो ये 25 तो ये भी 25 डिग्री होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से फर्स्ट वाला। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों दिया गया, हरिता एक 140 सीढ़ी पर शीर्ष पर सिरे पर 10 सेकंड में 30 कदम चलकर पहुंच गई। यदि 140 सीढ़ी में कदमों की कुल संख्या अगर 50 है तो 140 सीढ़ी की गति कितनी होगी। तो देखिए उसने कितने कदम चले, 30 कदम, जबकि सीढ़ी में जो है कुल कदमों की संख्या कितनी है, 50 है, 50 सीढ़ियां हैं, लेकिन उसे 30 कदम में चलकर 10 सेकंड में पहुंच गई। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताते हैं कितनी चाल होगी। तो सीढ़ी की चाल होगी आप लोग की 50 - 30 अपॉन में आप लोग का आ जाएगा 10 सेकंड में। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 20/10, यानी कि आपका आएगा 2 कदम प्रति सेकंड। ठीक है, 2 कदम प्रति सेकंड, ये आप लोग का आ जाएगा राइट आंसर। तो बी वाला ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं, नैना और कल्पना एक साथ काम करके 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकती है, जबकि अकेले नैना इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। तो कितने दिनों में कल्पना इसे अकेले कर सकती है, आप सभी को बताना है। तो आइए दोस्तों आपको मैं बताता हूँ। देखिए क्या दिया गया, नैना और कल्पना एक साथ काम करके 10 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। नैना और कल्पना मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकती हैं, जबकि अकेले नैना जो अकेले इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकती है। तो 12 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर दोस्तों हमारा एलसीएम जो आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 60। 10 छंग 60, 12 पंजे 60 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया कि अकेले किसको करना है, यहाँ पर कि अकेले कल्पना जो इसे अकेले कितने दिन में कर सकती है, कल्पना कितना आ जाएगा। अब नैना की क्षमता आपकी 5 है, दोनों की क्षमता 6 है, तो 5 तो नैना की होगी, तो 1 किसकी होगी यहाँ पर दोस्तों, आपकी 1 जो होगी आप लोग की ये होगी कल्पना की। तो कल्पना के माने मैंने यहाँ पर 1 होगी, तो इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 60 दिन। तो सही जवाब होगा आप लोग का बी वाला। तो 34 का आंसर होगा आप लोग का 60 दिन। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। चलिए दोस्तों, अब मुझे आप लोग बताएं, अगर बीते कल से पहले का दिन शुक्रवार था
तो दिए गए विकल्पों में से सोमवार कौन सा होगा? कल, आज, कल के बाद, 2 दिन बाद या फिर परसों। 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? बिल्कुल कल होगा आपका। अगर बीते कल से पहले का दिन, बीते कल से पहले का दिन अगर आप लोग का शुक्रवार है तो सोमवार कब होगा आपका? सोमवार कल होगा। दोस्तों राइट आंसर आपका क्या आएगा यहाँ से? तो आने वाले कल का दिन आपका सोमवार होगा, तो फर्स्ट वाला आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग का फर्स्ट वाला। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए फिलहाल दोस्तों आपको दिया गया 2445 का 184% माइनस 2600 का 172% प्लस 2075 का 84%। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, सही जवाब आप लोग का बी वाला आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला पार्ट, ये रहा आप सभी के सामने। अब देखिए हम लोग बात करते हैं भाग 4 रीजनिंग के। रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे इस एग्जाम में पूछे गए थे ये आप सभी को बताना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। एक निश्चित कूट भाषा में दोस्तों क्या लिखा जाता है? CORROUOT को लिखते हैं DPWTTQU। तो देखिए क्या लॉजिक यहाँ पर आपका लग रहा है, देखिए और बताइए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताते हैं। आपको दिया गया CORROUOT, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए D, C से एक स्टेप आगे बढ़ा, हमारा आ गया D, MNOP, O के बाद आ रहा P आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है W, कैसे आ रहा पता नहीं, अभी T आ रहा है, फिर T आ रहा है, फिर आपका Q आ रहा है, फिर आपका U आ रहा है, तो STU, तो प्लस का वन यहाँ पर भी मिल गया हमें, OQ POQ, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का प्लस का एक आ गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आपका ये P दिया हुआ है, करप्ट होगा, CORRUPT, करप्ट होगा, ये गलती है यहाँ पर आपका। देखिए P क्यों आ जाएगा, तो प्लस का एक आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर देखिए कह रहा है UBW, दो स्टेप आगे बढ़े आपका UBW, RST, ये लॉजिक आपका लग रहा है यहाँ पर। ऐसे आपको सोसाइटी में बताना है। एस से आपका आ जाएगा T, MNOP, T और P आपका आ जाएगा यहाँ से, तो T आ जाएगा, P आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ से देखेंगे E के बाद आप दो स्टेप पकड़ेंगे, E के बाद क्या आएगा FG, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आएगा, G आ जाएगा। तो देखते समझ में आ गया, TPG आपका ये दिख गया। लॉजिक क्या लग रहा है दोस्तों? लॉजिक ध्यान दीजिए, पहले दो स्टेप में आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है, लास्ट के दो स्टेप में एक स्टेप आगे बढ़ना है, और यहाँ पर आपके दो स्टेप चलना है इस तरीके से। तो हमारा आंसर आएगा TPG KEUZ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आप सभी के सामने। F का विवाह हुआ है G से, जो L की माँ है। L इकलौती पोती है K की, तो L ने विवाह किया है M से। M का F से क्या संबंध होगा, ये आप सभी को दोस्तों बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया। F का विवाह हुआ है G से, आइए देखते हैं। F का विवाह हुआ है G से, जो L की माँ है। अब G से हुआ, जो कौन है? L की माँ है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए फिलहाल G कौन होगी? माँ हो गई। इसका मतलब ये आप लोग का पुरुष होगा, ये पिता होगा, ये आप लोग की L की माँ है। L इकलौती पोती या नवासी है K की। L जो है दोस्तों कौन है? पोती है, नवासी है, मतलब L भी आप लोग की लड़की हो गई, बेटी हो गई। इसकी माँ तो G है, लेकिन ये पोती है, नवासी किसकी? K की, तो K इससे भी ऊपर होंगे, ठीक है ना। अब ये दोस्तों आप लोग या तो इसके पिता हो सकते हैं या फिर इसके ससुर हो सकते हैं। L ने विवाह किया है M से। अब L ने दोस्तों किससे शादी की है? M से शादी की है। L ने M शादी की, तो M का F से क्या रिलेशन होगा आपको बताना है। देखिए ये लड़की के पिता होगा और ये लड़की का पति है, तो पिता का लड़की के पति से क्या संबंध होगा? ये इसका कौन होगा दोस्तों? बिल्कुल दामाद होगा। तो राइट आंसर आएगा आप लोग का फोर्थ वाला, दामाद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं थर्ड नंबर पर। EFHI से आपका आता है LMPR, तो OPRS से क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए चलिए मैं आपको बताता हूं करना क्या है। यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है आप लोग का? E से 7 स्टेप आगे बढ़िए, EFGHIJKL, 7 स्टेप बढ़ने पर आपका L आ गया। F से भी आप लोग जाइए 7 स्टेप आगे, GHIJKLM आपका आ जाएगा। अब देखिए H से कितने स्टेप आगे आपका P आ रहा है? IJKLMNOP, 8 स्टेप हमारा आगे P आ रहा है। फिर देखेंगे I से
आएगा JKLMNOPQ। 8 स्टेप आगे हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, हमारा आर आ रहा है, ठीक है ना, क्यू आर। बिल्कुल समझ गए होंगे दोस्तों यहाँ पर, सॉरी 9 स्टेप आगे आप लोग का क्यों आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 8 स्टेप में तो आपका क्यों आ रहा है, 9 स्टेप आपका आ रहा है। तो लॉजिक क्या लग रहा है, 2 बार प्लस का 7, 1 बार प्लस का 8 और 1 बार आपका 9, यही लॉजिक आपको इसमें रिपीट करना है। तो ओ से 7 स्टेप आगे जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका, वी आएगा। इससे 7 स्टेप आगे जाएंगे पी से, तो आपका कितना आ जाएगा, डब्ल्यू आएगा। आर से आपको 8 स्टेप आगे जाना है, जेड आ जाएगा। और एस से आप लोग को 9 स्टेप आगे जाना है, तो आपको कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो सही जवाब होगा यहाँ से आप लोग का बी डब्ल्यू जेड बी। बी डब्ल्यू जेड बी कौन सा दिया गया आप लोग को, बिल्कुल थर्ड वाला ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, अगर डाउट लगे तो आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। नीचे दिए गए सवाल में एक कथन के बाद 2 पूर्व अनुमान फर्स्ट और सेकंड दिए गए, आपको कथन में सब कुछ सच मानना है, फिर 2 पूर्व अनुमानों पर विचार करना है। आइए देखते हैं। हमें पूरे विश्व समुदाय से मौत की सजा को खत्म करने की जरूरत है। हमें पूरी दुनिया से, दोस्तों बात कही जा रही है, हमें पूरी दुनिया से जो है मौत की सजा को खत्म करने की जरूरत है। किसी राज्य को अपने नागरिकों को मौत की सजा देने का अधिकार नहीं है। तो ये बात तो दोस्तों यहाँ पर नहीं बताई गई कि राज्य की बात, यहाँ तो पूरी दुनिया की बात हो रही है कि पूरी दुनिया से मौत की सजा को जो है खत्म करने की जरूरत है। तो किसी राज्य को अपने नागरिकों को मौत की सजा देने का अधिकार नहीं है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। राज्य के पास अधिकार तो है, ठीक है, अगर कोई गलती करेगा और वो प्रावधानों में आएगी तो आएगा। केवल मौत की सजा ही अपराध दर को कम कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बता दें करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, इस कथन से स्पष्ट है कि केवल पूर्व अनुमान फर्स्ट ही आप लोग का सही होगा, क्योंकि दोस्तों किसी राज्य को अपने नागरिकों को मौत की सजा देने का अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल राज्य को जो है अपने नागरिकों को मौत की सजा देने का अधिकार नहीं है। और ये बात बिल्कुल गलत दे रखी है कि केवल मौत की सजा ही अपराध दर को कम कर सकती है, कि केवल मौत की सजा सुनाएंगे तभी अपराध कम होगा, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, केवल पूर्व अनुमान फर्स्ट ही अंतर्निहित है। तो अगर दोस्तों यहाँ से आपका आंसर सेकंड वाला आ रहा है तो बिल्कुल सही होगा, सही जवाब है आप लोग का सेकंड। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अब देखिए आपको बताना है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या चुनिए। 26, 60, 116 और 32। आइए देखते हैं कौन सा लॉजिक यहाँ पर हमारा लग रहा है। ध्यान से देखिएगा, 26 से अगर हम लोग बढ़े 34 स्टेप आगे बढ़े, हमारा आ गया 60। 60 से कितने स्टेप आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर, 56 स्टेप आगे बढ़े, हमारा आ गया 116। 116 से कितने स्टेप आगे बढ़े, हमारा जो आ जाएगा यहाँ से 318। देखिए 34 और 22 जो है हमारा 56 के बीच अंतर हमारा प्लस का 22 का। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अंतर 22 का होना चाहिए, यानी कि 56 में हमारा कितना चाहिए, 6, 7, 8, 5, 2, 7, 78 होना चाहिए। अगर 116 में अगर हम लोग 78 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 318 नहीं आएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 194 आ जाएगा। तो असंगत कौन सा आपका, असंगत आपको मिल गया 318। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। ओके, हम अपने कार्यालय से मैं 8 मीटर दक्षिण की ओर चला, बाएं मुड़ा और 3 मीटर चला, फिर 4 मीटर उत्तर की ओर चला, तो अपने कार्यालय से मैं कितनी दूर हूं, यह आप सभी को बताना है। तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, अपने कार्यालय से मैं 8 मीटर दक्षिण की ओर चला। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, 8 मीटर दक्षिण की ओर चलते हैं, ठीक है। मान लिया दोस्तों ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, 8 मीटर दक्षिण की ओर गया, 8 मीटर, फिर बाएं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला। अब बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है आपका, 3 मीटर चलता है। ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, समझते रहिएगा, कहीं पर भी गलती हो जाए तो बता देगा। बाएं मुड़ता है और कितना चलता है आपका, 3 मीटर चलता है। फिर 4 मीटर उत्तर की ओर चला। अब फिर से दोस्तों 4 मीटर जो है आप लोग का उत्तर की ओर चलता है, 4 मीटर। चलिए दोस्तों मैंने मान लिया 4 मीटर जो उत्तर की ओर चला। तो बताइए अपने कार्यालय से कितने मीटर दूर है। तो ये दूरी आप लोगों को बतानी है, ठीक है ना दोस्तों। ये इसका ऑफिस है, ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो कितनी दूर है। देखिए आपका ये 4 है, ये 3 दे रखा है, ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, तो ये आपका 5 आ जाएगा ट्रिपलेट से। तो करेक्ट आंसर होगा हमारे यहाँ से फोर्थ वाला 5 मीटर। तो फिलहाल दोस्तों आज के पेपर में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं आप लोग के साथ प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर आप लोगों को सॉल्व कर पाऊँ, तो कैसी लगी वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ।
बने रहिए आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।